वेलकम टू स्वाति लॉ इन्फो। आज हम करेंगे द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। हम बेयर लैंग्वेज पढ़ें, बेयर एक्ट पढ़ें, उससे पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं इस एक्ट का। सबसे पहले द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 5 हैं, टोटल सेक्शंस जो हैं वो 27 है और इसकी इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट सेम है 11 सितंबर 2003। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहला पॉइंट जो है टू एस्टैब्लिश द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। सीवीसी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में बनाना। टू स्ट्रेंथन विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट की विजिलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। थर्ड पॉइंट है टू इंश्योर फेयर अनबाइज्ड एंड करप्शन फ्री गवर्नेंस। सरकारी कामकाज को फेयर अनबाइज्ड और करप्शन फ्री बनाना। ठीक है। फोर्थ है to supervise the functioning of DSPE in corruption cases। CBI DSPE के केसेस पर सुपरविजन रखेगा, मतलब कि CBI जो है DSPE के केसेस पर सुपरविजन रखना। फिफ्थ है to empower the commission to inquire or cause inquiry investigation into offences under the Prevention of Corruption Act 1988। कमीशन को पावर देना कि वो करप्शन एक्ट केसेस की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर सके। सिक्स्थ है टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय सीबीआई इनटू करप्शन मैटर्स। सीबीआई के करप्शन इन्वेस्टिगेशंस की प्रोग्रेस को रिव्यू करना। टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑन विजिलेंस मैटर्स एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट को विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर पर एडवाइस करना। To protect honest public servants and ensure that vigilance inquiries are not misused। ईमानदार ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना और विजिलेंस इंक्वायरीज का मिसयूज ना होने देना। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 जो है ये एक्ट नंबर 45 ऑफ 2003 है। इसका प्रेम्बल हम अगर पढ़ें, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू इंक्वायर और कॉज इंक्वायरीज टू बी कंडक्टेड इनटू ऑफेंसेस alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act 1988 by certain categories of public servants of the central government, corporations established by or under any central act, government companies, societies and local authorities owned or controlled by the central government and for the matter connected therewith or incidental thereto। इस एक्ट का मेन पर्पस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जिसका नाम होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है। करप्शन केसेस की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंसेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट पर नजर रखना, लाइक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, PSU और गवर्नमेंट कंपनीज हो गई जो, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज जो हो गई उन पर, और ये इंश्योर करना कि सरकारी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। सीबीआई के करप्शन रिलेटेड काम पर सुपरिटेंडेंस करना। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं प्रेम्बल को, तो सीवीसी को एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग बनाने के लिए ये एक्ट बनाया गया ताकि गवर्नमेंट सिस्टम में करप्शन रोकने के लिए इंक्वायरीज और विजिलेंस का काम इफेक्टिवली हो सके। ठीक है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इस एक्ट को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट कहा जाएगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन दी गई है इसमें। सबसे पहली डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 में देखो, इस एक्ट में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग एक्सप्लेन की गई है। सबसे पहले 2A, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मींस द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। ये वो पर्सन है जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर चीफ हेड ऑफ सीवीसी अपॉइंट होता है। ठीक है। बी है कमीशन मींस द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3। ये इसका मतलब है सीबीसी जो 3(1) के अंदर बनाया गया है, एक बॉडी है। सी
Delhi Special Police Establishment means the Delhi Special Police Establishment constituted under subsection 1 of the section 2 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946. ये बेसिकली सीबीआई के लीगल नाम है जो DSPE 1946 के अंदर क्रिएट हुआ है। D. Government company means a company means a government company within the meaning of Company Act 1956. ये वैसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी कंट्रोल हो, जैसे कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 245 ऑफ कंपनी एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है। DA. लोकपाल मीन्स लोकपाल established under subsection 1 of section 3 of लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013। जो लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 में जो लोकपाल एस्टैब्लिश किया गया है उसको लोकपाल कहा जाता है। E. Prescribed means prescribed by rules made under this act. इसका मतलब है जो रूल के थ्रू ये स्पेसिफाई किया गया है वो रूल्स जो इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है। F. Vigilance Commissioner means a vigilance commissioner appointed under subsection 1 of section 4. ये बेसिकली वो मेंबर्स होते हैं जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर विजिलेंस कमिश्नर्स, जिनको सीबीसी के सपोर्टिंग मेंबर्स कह सकते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। चैप्टर 2 द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेक्शन 3 अगर क्विक रिवीजन हम कर लें, 2A में दिया गया है सीबीसी जो सीबीसी का हेड होता है वो, 2B में कमीशन जो सीबीसी बॉडी है वो, 2C में DPSE सीबीआई का लीगल नाम, 2D गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है, 2DA लोकपाल एक्ट जो 2013 के अंदर बनाया गया वो, 2E प्रिस्क्राइब्ड वो रूल्स जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, 2F विजिलेंस कमिश्नर सीबीसी के मेंबर्स जो। ठीक है। डेफिनेशन हो गया, रिवाइज लिखने होंगे कीवर्ड्स तो लिख लेना, मर्जी है जी आपकी। Constitution of a Central Vigilance Commission. There shall be constituted a body to be known as the Central Vigilance Commission to exercise the powers conferred upon and to perform function assigned to it. Under this Act, the Central Vigilance Commission, constituted under subsection 1 of section 3 of Central Vigilance Commission Ordinance 1999, which ceased to operate and continued under this Government of India and Ministry of Personnel, Public Grievances, Pension, Department of Personnel and Training, Resolution number 371 2099 AVD 3 dated 4th April 1999 as amended by resolution of even number dated 13th August 2002 shall be deemed to be commission constituted under this act. गवर्नमेंट एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है। और वो 1999 के सीबीसी ऑर्डिनेंस के टाइम जो कमीशन बना था और लेटर जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1999 और 2002 के थ्रू जो कंटिन्यू हुआ था वो सब ऑटोमेटिकली इस एक्ट के अंदर बना हुआ सीबीसी माना जाएगा। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं तो सीबीसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है। 1999 से ही ये एक्ट उसका प्रॉपर लीगल स्टेटस है। ये एक्ट जो है ना उसको ही प्रॉपर लीगल स्टेटस देता है। सबसेक्शन 2 द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होगा वो चेयरपर्सन होगा, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर मेंबर्स। ये बोल रहा है कि कमीशन में जो टोटल मेंबर्स होंगे, कमिश्नर जो होगा वो हेड होगा जिसको चेयरपर्सन कहा जाएगा, और मैक्सिमम मेंबर जो होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। ठीक है। जिसको विजिलेंस कमिश्नर कहा जाएगा। सिंपली आपको याद रखना है कि सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में एक हेड और 2 मेंबर्स दिए गए हैं। ठीक है। सबसेक्शन 3 द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन। अब इसमें क्वालिफिकेशन बता दी गई है कि हम किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं। ए पॉइंट है हु हैव बीन और आर इन ऑल इंडिया सर्विस और इन एनी सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और इन सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैटर रिलेटिंग टू विजिलेंस पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और देखिए सबसे ए पॉइंट जो दिया गया ना वो बताता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज वाले जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज वाले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सिविल पोस्ट पर काम कर चुके हों
और उनके पास विजिलेंस, पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो, उनको कर सकते हैं अपॉइंट। ठीक है। बी क्लॉज क्या कहता है? हु हैव बीन हेल्ड ऑफिस और आर होल्डिंग ऑफिस in a corporation established by or under any central act or a government company owned or controlled by central government, and person who have been expertise and experience in finance including insurance, banking, law, vigilance and investigations। सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल एक्ट जो है, ठीक है, इसके अंदर जो कॉर्पोरेशंस हैं उनके काम किए हों या गवर्नमेंट कंपनीज में काम किया हो और उनके पास फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ, विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन का एक्सपर्टीज हो। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। प्रोवाइजो क्या कहती है? प्रोवाइडेड दैट फ्रॉम अमंगेस्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर नॉट मोर देन 2 persons, इंपॉर्टेंट है ये, नॉट मोर देन 2 persons shall belong to the category of persons referred to either in clause A or clause B। सीबीसी और विजिलेंस कमिश्नर जो है वो मिलकर मैक्सिमम 2 लोग ही एक कैटेगरी ए या बी से हो सकते हैं। ठीक है। सबसेक्शन 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ सेक्रेटरी टू द कमीशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट डीम्स फिट टू एक्सरसाइज सच पावर्स एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज एज द कमीशन में बाय रेगुलेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। इसमें अब सबसेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी की बात हो रही है। ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी को सेक्रेटरी टू द कमीशन अपॉइंट करेगी और उसके पावर्स और ड्यूटी कमीशन रेगुलेशन में डिसाइड करेगा। ठीक है। सबसेक्शन 5, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर टू द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, द अदर विजिलेंस कमिश्नर एंड द सेक्रेटरी टू द कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस 1999, ऑर्डिनेंस 4 of 1999 और the resolution of the government of India and the Ministry of Personal Public Grievance and Pension Department of Personal and Training resolution dated 4 April 1999 amended a wide resolution of even number dated 13 August 2002 shall be deemed to have been appointed under this act on the same terms and conditions including the term of office subject to which they were so appointed under the said ordinance or resolution as the case may be। ये वैलिडेशन की बात कर रहा है कि जो प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं ना उनको वैलिडेशन देने की बात कर रहा है। जो लोग ऑर्डिनेंस 1999 या 2002 रेजोल्यूशन के बेस पर सीबीसी विजिलेंस कमिश्नर या सेक्रेटरी बने थे ना, ये उनकी बात कर रहा है। वो सब इस एक्ट के अंदर ही अपॉइंट माने जाएंगे सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है इसकी? For the purposes of this subsection, the expression terms of office shall be construed as the term of office with effect from the date the Central Vigilance Commission or any vigilance commissioner has entered upon his office and continued as such under this act। देखो, terms of office का मतलब है जिस दिन उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया और एक्ट के अंदर कंटिन्यू किया। ठीक है, उसी दिन माना जाएगा। This सबसेक्शन 6 जो है दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द कमीशन शैल बी एट न्यू दिल्ली। ये बोल रहा है कि जो सीबीसी के हेड ऑफिस होंगे वो न्यू दिल्ली में होंगे। ठीक है। सेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 1 बोलता है द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 में देखो, सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बोल रहा था सीबीसी जो है ओरिजिनली ऑर्डिनेंस 1999 से बनाया है, जो एक्ट 2003 ने उसको लीगल स्टेटस दे दिया। ठीक है। सबसेक्शन 2 बोलता है एक सीबीसी होगा और दूसरा 2 मेंबर होंगे इसमें। ठीक है। सबसेक्शन 3 जो बोलता है वो बोलता है सीनियर सिविल सर्वेंट्स होंगे और एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाएंगे इसमें। सबसेक्शन 4 बोलता है कि जो सेक्रेटरी अपॉइंटेड किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। सबसेक्शन 5 बोलता है कि ओल्ड अपॉइंटमेंट जो है ना इस ऑर्डिनेंस के अंदर वो वैलिड रहेंगी। और सबसेक्शन 6 बोलता है कि हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में रहेगा। ठीक है। ये जो मैं कीवर्ड्स बोल रही हूँ ना वो तो लिख लो कहीं, क्योंकि इजी रहेगा रिवीजन करने के लिए। दी सेक्शन 4 हम कर रहे थे
Appointment of Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioner. The Central Vigilance Commissioner and the Vigilance Commissioner shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal. इसमें बताया गया कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तरीका बताया गया, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है सीवीसी और विजिलेंस कमिश्नर जो है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के वारंट ऑफिशियल साइंड डॉक्यूमेंट से होता है, ठीक है, ये लिखा है, इसका मतलब कि ऑफिशियल साइंड डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। Provided that every appointment under this subsection shall be made after obtaining recommendation of the committee consisting of। बट अपॉइंटमेंट से पहले क्या होता है, एक हाई लेवल की कमेटी रेकमेंड करती है कि कौन अपॉइंट होगा, और कमेटी देख लेते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर जो होंगे इसमें चेयरपर्सन होंगे, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जो होंगे वो मेंबर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन हाउस ऑफ पीपल जो होंगे वो भी मेंबर होंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है इसकी। For the purpose of this subsection, the leader of opposition in the House of People shall, when no such leader has been so recognized, include the leader of single largest group in the opposition of the government in the House of People। ये बोल रहा है कि अगर ऑफिशियल लीडर जो ऑपोजिशन का नहीं हो, ठीक है, तो लोकसभा में सरकार के ऑपोजिट साइड का सबसे बड़ा ग्रुप का लीडर जो होगा वो काउंट कर लिया जाएगा। सबसेक्शन 2 बोल रहा है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2, नो अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी इन दी कमेटी। कमेटी में कोई भी सीट खाली हो तो ये बता रहा है कि अगर कोई सीट खाली है कमेटी की तो तब क्या होगा, अगर कमेटी के मेंबर्स में कोई वैकेंसी हो भी जाए तब भी अपॉइंटमेंट वो वैलिड रहेगी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि सीवीसी और विजिलेंस कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पीएम एचएम और पीएम होम मिनिस्टर, मतलब एचएम हो गया होम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन पर होगा, और कमेटी में पीएम एचएम और एलडब्ल्यू जो होते हैं, और वैकेंसी से अपॉइंटमेंट जो होगी वो इनवैलिड नहीं होगी। आगे आ गया सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है टर्म्स एंड कंडीशंस की। सेक्शन 5 टर्म्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सबसेक्शन 1, subject to the provision of subsection 3 and 4, the Central Vigilance Commissioner shall hold office for a term 4 years from the date which he enter upon his office। which he enter upon, और देखो ये बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 and 4, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म of 4 years from the date on which he enter upon his office or till he attain the age of 65 years, whichever is earlier। The Central Vigilance Commissioner on ceasing to hold the office shall be ineligible for reappointment in the commission, ठीक है। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 बता रहा है सीवीसी का टर्म, ठीक है। सीवीसी का टर्म जो है वो 4 इयर्स तक ऑफिस में रहेगा, या जब तक 65 इयर्स के नहीं हो जाते, जो भी पहले हो दोनों में से, ठीक है। सीवीसी जब तक रिटायरमेंट के बाद ऑफिस छोड़ देगा, दोबारा कमीशन में रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है, ये क्लियर बोल दिया। शेल वर्ड है भाई, शेल वर्ड मतलब मैंडेटरी है, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सीवीसी जब रिटायरमेंट के बाद ऑफिस छोड़ देगा ना तो दोबारा कमीशन में उसको रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन of subsection 3 and 4, every vigilance commissioner shall hold office for a term of 4 years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier। ये बोल रहा है विजिलेंस कमिश्नर का टर्म जो है वो 4 इयर्स रहेगा या 65 जो भी पहले हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सीवीसी बन सकता है अगर कमेटी रिकमेंडेड करे सेक्शन 4 के हिसाब से, फिर हो सकता है। टोटल कंबाइंड टर्म जो होगा बीसी और सीवीसी मिलकर 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 4 इयर्स लिख दिया उन्होंने, शेल वर्ड है भाई, ना शेल आ गया ना, वहां मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, वहां डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाती है।
ठीक है। तो टोटल कंबाइंड टर्म जो होगा ना वीसी और सीवीसी मिलकर 4 साल से ज्यादा नहीं होगा। इसका अगर हम मतलब देखो सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, विजिलेंस कमिश्नर का टर्म जो होगा ना जो या तो 4 साल हो सकता है या 65 हो सकता है, जो भी पहले हो जाए। रिटायरमेंट के बाद सीवीसी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कमेटी ने रेकमेंड किया हो सेक्शन 4 के हिसाब से, और टोटल कंबाइंड टर्म वीसी और सीवीसी मिलकर 4 साल से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते। शेल वर्ड है। This Central Vigilance Commissioner or Vigilance Commissioner shall, before he enter his office, make and subscribe before the President or some other person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in schedule to this act. सीवीसी और विजिलेंस कमिश्नर प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के ऑथोराइज्ड पर्सन के सामने ओथ अफर्मेशन देंगे, जैसा शेड्यूल में दिया हो वैसा करेंगे। सबसेक्शन 4, The Central Vigilance Commissioner or a Vigilance Commissioner may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office. सबसेक्शन रेजिग्नेशन की बात कर रहा है। The Central Vigilance Commissioner, हमने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जहाँ फिर विजिलेंस कमिश्नर जो है प्रेसिडेंट को रिटर्न लेटर देकर रिजाइन कर सकते हैं। सबसेक्शन 5, ऐसे तो मैं बहुत मतलब बोल लेती हूँ, लेकिन वीडियो बनाते टाइम बार बार वर्ड्स मुंह में ही रह रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा आई होप आई मेड सेंस टू यू। प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट्स सेक्शंस। अगर आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कुछ सुधार की जरूरत है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं बिल्कुल, मुझे पता है बेयर एक्ट की क्या वैल्यू है और जुडिशरी और हमारे लीगल एग्जाम जितने होते हैं उनमें वैल्यू क्या है बेयर एक्ट की। इसलिए मैंने सोचा कि बेयर लैंग्वेज करना है बहुत जरूरी है, मैं इसलिए लेके आई हूँ। आपको कैसा भी लगा प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन प्लीज। सबसेक्शन 6, on seizing to hold office, the Central Vigilance Commissioner and every other Vigilance Commissioner shall be ineligible for। अब ये बता रहे हैं कि आफ्टर जो रिटायरमेंट है ना क्या अलाउड नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ ना ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, मतलब कि जब रिटायर हो गया बंदा उसके बाद क्या अलाउड नहीं है, इनएलिजिबल है, ठीक है। सबसे पहले ए में, एनी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट अपॉइंटमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर of a union territory and such other assignment or appointment which is required by law to be made by president by warrant under his hand and seal। ऑफिस छोड़ने के बाद सीवीसी और विजिलेंस कमिश्नर को अलाउड क्या नहीं है वो हम देख लेंगे। और सबसे पहले जो दिया गया है वो ये है कि कोई डिप्लोमेटिक पोस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। बी है फर्दर एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। दूसरा है कोई भी मतलब वो नहीं बन सकता, देखो डिप्लोमेटिक पोस्ट नहीं ले सकता वो, ठीक है। यूटी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता, ठीक है। कोई भी जॉब नहीं ले सकता जिसे प्रेसिडेंट साहब वारंट से अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो नहीं ले सकता। और कोई भी जॉब ऐसी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो वो नहीं ले सकता, ठीक है। 7th, the salary and allowances payable to and the other conditions of service of A दिया गया है, the Central Vigilance Commissioner shall be the same as those of the chairman of Union Public Service Commission। सीवीसी की सैलरी बताई गई है, ये बता रहे हैं कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होंगे ना उनके बराबर होगी भाई। अभी आपको पैसों में तो बता नहीं देंगे कि कितने पैसे। The Vigilance Commissioner shall be the same as those of members of Union Service Commission। बता रहे हैं विजिलेंस कमिश्नर की जो सैलरी होगी वो यूपीएससी के मेंबर के बराबर होगी, ठीक है। सीवीसी की सैलरी होगी वो यूपीएससी के चेयरमैन जितनी होगी और विजिलेंस कमिश्नर की सैलरी होगी यूपीएससी मेंबर के जितनी, ठीक। प्रोवाइजो, जहाँ प्रोवाइजो आ जाए उसको तो मार्क कर लो, उस पर स्टार बना लो, क्योंकि प्रोवाइजो भर भर के पूछते हैं एग्जाम में।
provided that if the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner is at the time of his appointment in receipt of a pension other than disability or bound pension in respect of any previous service under the government of India and or under the government of state, his salary in respect of the service as the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर उनको पहले से ही कोई पेंशन मिल रही है गवर्नमेंट सर्विस से, सपोज वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, तो उसको ऑलरेडी पेंशन मिल रही है, तो ये बोल रहा है तो उनकी सैलरी जो है ना उतनी पेंशन अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। provided further that if the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner is at the time of his appointment in receipt of a retirement benefit in respect of any previous service rendered in a corporation established by or under any central act, government company owned or controlled by central government, his salary in respect of service as the central vigilance commissioner or the case may be, the vigilance commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits। ये बोल रहा है अगर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू कॉर्पोरेशन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स ले रहे हैं तो सैलरी उनके पेंशन इक्विवेलेंट रिड्यूस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। थर्ड प्रोविजो है प्रोवाइडेड आल्सो दैट द सैलरी अलाउंसेस and pension payable to the other condition of service of the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment। सैलरी अलाउंसेस उनके नुकसान के लिए डिसएडवांटेजेस बाद में चेंज नहीं किए जा सकते, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लें एक बार सेक्शन 5 की। देखो सीवीसी एंड विजिलेंस कमिश्नर 4 साल या 65 साल तक ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। सीवीसी दोबारा अपॉइंट नहीं किए जाते, रिटायरमेंट के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं होते, जनरल रूल तो ये है, ठीक है। बीसी सीवीसी, बीसी हो गया विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी हो गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। बन सकता है पर टोटल टर्म 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, शैल वर्ड था, ठीक है। उसके बाद आ गया ओथ लेना जरूरी है, डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट सर को लिखकर होता है, रिमूवल सेक्शन 6 के थ्रू होगा। रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी जॉब या डिप्लोमेटिक पोस्ट नहीं मिल सकती। सैलरी यूपीएससी चेयरमैन की जो होती है, जो सैलरी सीवीसी की होती है वो यूपीएससी के चेयरमैन जितनी होती है और वीसी की मेंबर जितनी होती है। और पेंशन अगर किसी आप पहले सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हो, जहाँ फिर आप किसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू कॉर्पोरेशन में मतलब रिटायर हो चुके हो, तो जितनी आपको पेंशन मिलती है उतनी आपकी सैलरी रिड्यूस कर दी जाएगी, सिंपल सी बात है। Section 6 Guys, I hope I made sense to you. Please do let me know in comment section. जैसा भी लगा हो मुझे बताना जरूर, ठीक है। मेरी कोशिश है कि बेयर एक्ट को हमें अच्छे से समझना चाहिए, इसलिए मैं बेयर लैंग्वेज को लेके आई हूँ, क्योंकि सभी अपने अपने ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो बेयर लैंग्वेज हम पढ़ भी नहीं पाते, और यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेयर एक्ट। रिमूवल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर। Subsection 1 Subject to the provision of subsection 3, the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner shall be removed from his office only by order of President on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court or on a reference made to it by the President has on inquiry reported that the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed। अब सेक्शन 6 जो है ना, ये रिमूवल का प्रोसीजर बताने लग गया, ठीक है। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, मतलब सबसेक्शन 3 के अधीन रहते हुए सीबीसी या विजिलेंस कमिश्नर को सिर्फ प्रेसिडेंट सर ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूवल जो होगा ना वो सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर हो सकता है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट सर है ना, वो पहले जो इशू है ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे, ठीक है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेंगे और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिमूवल होना चाहिए तो प्रेसिडेंट सर जो है वो रिमूवल ऑर्डर पास कर देते हैं। सिंपल है, ठीक है। सबसेक्शन 2, द प्रेसिडेंट में सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस एंड इफ डीम necessary prohibit also from attending the office during inquiry the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner in respect of whom a reference has been made to supreme court under subsection 1 until the president has passed order on the receipt of report of the supreme court on such reference। देखिए ये बोल रहा है कि सस्पेंशन ड्यूरिंग इंक्वायरी, सबसेक्शन को आगे लिख लेना, सस्पेंशन ड्यूरिंग इंक्वायरी। अगर मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट को रेफर हो जाता है, अगर मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रेफर हो गया ना, तो प्रेसिडेंट सर जो है सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर को सस्पेंड भी कर सकती है और जब तक इंक्वायरी ट्रायल चल रही है उन्हें ऑफिस अटेंड करने से भी रोक सकती है। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना, ऑफिस आने से भी रोका जा सकता है। 3 बोल रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 the president may by order remove from office the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner if the central vigilance commissioner or such vigilance commissioner as the case may be A बोल रहा है is adjudged and insolvent, B has been convicted of an offence which in the opinion of the central government involve moral turpitude। देखो ये बोल रहा है कि डायरेक्टर रिमूवल बाय प्रेसिडेंट हो सकता है विदाउट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के भी प्रेसिडेंट डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। किन कंडीशंस में, कुछ केसेस में प्रेसिडेंट मतलब सर बिल्कुल सीधा सुप्रीम कोर्ट के मतलब इंक्वायरी के बिना कर सकते हैं। पहला जो दिया गया अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। दूसरा है मोरल टर्पिट्यूड वाला, उसने ऑफेंस कर दिया, कन्विक्टेड हो गया उसमें, ठीक है। मोरल टर्पिट्यूड वाले ऑफेंस होते हैं जैसे फोर्जरी हो गया, टैक्स एवेजन हो गया, पर्जरी हो गया, ऐसे सीरियस टाइप जो ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, ऐसे ऑफेंसेस ये सारे मोरल टर्पिट्यूड के अंदर कंसीडर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें पाया जाता है तो प्रेसिडेंट सर डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं उसको। सी है एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अपने टर्म के दौरान पेड एम्प्लॉयमेंट सेकंड जॉब करे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, उसके दौरान कोई और पेड एम्प्लॉयमेंट अगर वो बाहर कर रहा है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। डी is in the opinion of president unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में माइंड बॉडी वीकनेस की वजह से अनफिट हो जाए तो भी रिमूव किया जा सकता है। E है has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a central vigilance commissioner or vigilance commissioner। कोई ऐसा फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट ले ले जो उनके ऑफिशियल फंक्शन को अफेक्ट करे, तब भी उसको रिमूव किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर इज और बिकम्स इन एनी वे कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय ऑन or on behalf of government of India or participates in any way in the profit thereof or any benefit or emolument arising therefrom otherwise then as a member and in common with the other members of an incorporated company he shall word है, यहाँ shall word होना उसको मार्क कर लो, मतलब कि mandatory obligation है। he shall for the purposes of subsection 1 be deemed to be guilty of misbehavior। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर मिसबिहेवियर का स्पेशल केस है, सबसेक्शन 4 बोल रहा है अगर मिसबिहेवियर का स्पेशल केस है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी कॉन्ट्रैक्ट में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंटरेस्टेड हो जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट या बेनिफिट ले तो ये ऑटोमेटिकली मिसबिहेवियर माना जाएगा, एक्सेप्ट अगर वो सिर्फ एक कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हो, ठीक है। सेक्शन 7 power to make rules by central government for
staff. The central government by in consultation with this commission make rules with respect to number of members of the staff of commission and their conditions of service. सेक्शन 7 बात करता है स्टाफ रूल्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन से कंसल्ट करके रूल्स बना सकती है कि कमीशन में कितने स्टाफ मेंबर होंगे और उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, ठीक है। सेक्शन 6 और 7 का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 6 और 7 क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले 6 में क्या बोला गया? रिमूवल बताया गया ना कि प्रेसिडेंट सर रिमूव कर सकते हैं। सीवीसी और वीसी को सिर्फ प्रेसिडेंट सर ही रिमूव कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद कुछ केसेस में, जैसे इंसॉल्वेंसी, क्रिमिनल कन्विक्शन हो गया, पेड जॉब हो गया, इलनेस, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो गया, इनमें प्रेसिडेंट सर बिना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस के भी रिमूव कर सकती है। इंक्वायरी के दौरान उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। स्टाफ आगे आ गया 7 बोल रहा है कि स्टाफ के रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कमीशन से कंसल्ट करके, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया चैप्टर 1 and 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।